हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री मेंटर। और आज हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। हम पढ़ने वाले हैं क्या, परमाणु संरचना के नेक्स्ट टॉपिक्स। तो बच्चों, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत, प्रपोज्ड बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ठीक है, लंबा नाम है। तो मैक्सवेल का क्या मानना है? तो मैक्सवेल का जब कॉन्सेप्ट आया तब तक है ना, थोड़ा सा है ना झगड़ा हो चुका था एटॉमिक मॉडल्स में। अब झगड़ा कैसे हो गया था? तो देखो, मॉडल्स जो है ना, इतने दिन से जो मॉडल आ रहे थे वो ये सब मान के आ रहे थे कि भाई कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी लाइक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, ये सब कणीय प्रकृति के हैं। लेकिन धीरे धीरे नई ब्रांच डेवलप होने लग गई और वो थी क्वांटम मैकेनिक्स। इससे पहले चल रही थी क्लासिकल मैकेनिक्स को आप हिंदी में लिखेंगे चीर सम्मत यांत्रिकी। क्लासिकल मैकेनिक्स ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं और इनके हिसाब से जो भी है ना, मतलब जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है या जो भी द्रव्य है, मैटर है, वो सब के सब कणीय प्रकृति के। वेव की कोई बात नहीं हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे एक नई ब्रांच जो है वो इंडिपेंडेंटली डेवलप होने लग गई और श्रोडिंगर उस पर अलग काम कर रहा था, हिजनबर्ग अलग काम कर रहा है, डी ब्रोगली अलग ही चल रहा है ना। ये सब मान रहे हैं कि नहीं, जो एनर्जी है ना, इतने माइन्यूट पार्टिकल की बात कर रहे हो, छोटे छोटे लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहे हो, वो आप न्यूटन्स लॉ को फॉलो करके नहीं लगा सकते हो। ये वेव फॉर्म में है, विकिरण रूप में है, तरंग रूप में है ना। और आपको ये मानना पड़ेगा कि हर पदार्थ के साथ साथ एक तरंग जुड़ी हुई है। ठीक है, तो बोर्स मॉडल भी काम कर रहा है। बोर्स मॉडल के भी रिजल्ट सही नहीं मिल रहे हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि बोर मॉडल जो है वो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल समझ के ना प्रपोज किया हुआ था कि भाई इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति मान लो और ये आपको पॉइंट्स देता हूँ, इसके हिसाब से चलो। तो थोड़ा टाइम तक तो चला, सही भी था, है ना। लेकिन जो उसके लू पॉइंट्स है, जो उसकी कमियां हैं, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति जुड़ी हुई है। तो ले देखिए, आपको घूम फिर के तरंग पे आना पड़ेगा, वेव पे आना पड़ेगा। वेव क्या है? तो जनरली आपने क्या किया, मान लो अगर मैं तुम्हें कहूँ तरंग क्या होती है, वेव क्या होती है, तो तुम ऐसा मानोगे ना, भाई मैडम पानी में अगर मैं पत्थर डाल दूं तो क्या बनती है? रिपल्स बनती है, तरंगे बनती हैं, है ना। एक तरंग, दूसरी तरंग, तीसरी तरंग और आगे। तो तरंग क्या है? तुमने पत्थर फेंका, एनर्जी ट्रांसफर किया, है ना। तो जैसे ही तुमने एनर्जी ट्रांसफर किया, वो एनर्जी आगे से आगे पहुंची। जितनी दूरी तक तरंगे गई उतनी दूरी तक क्या हुआ? एनर्जी ट्रांसफर हुआ, है ना। मान लो तुमने उसी में क्या किया, कागज की नाव बना के डाल दी और फिर पत्थर फेंका तो तरंग बनी। और वो जैसे जैसे तरंग आगे बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारी नाव भी क्या होगी? आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही तो होता है। तो हम कहेंगे हाँ, वेव नेचर जो है, तरंग जो है, वो एक जरिया है। किस चीज़ का? एनर्जी को ट्रांसफर करने का, ऊर्जा स्थानांतरित करने का जरिया है। जैसे मैं बोल रही हूँ, बहुत जोर लगा के बोल रही हूँ, तो किस में कन्वर्ट हुआ? साउंड में। अब वो साउंड वेव के फॉर्म में तो तुम तक आवाज आएगी, है ना। अब मैं जितना जोर लगा के बोलूंगी, आवाज उतनी दूर तक जाएगी। तो मेरी एनर्जी चल रही है ना, आगे ट्रांसफर हो रही है ना, तो वो ध्वनि तरंग के माध्यम से। तो साउंड वेव जो है, इसको तो भाई चलने के लिए मीडियम चाहिए। हवा में बोलूंगी, पानी में बोलूंगी तो सुनाई देगा, बिना मीडियम के तो नहीं चलेगा, है ना। लेकिन हम जो बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे बात कर रहे हैं, बारीकी पे भी बात कर रहे हैं, या क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये मान रहे हैं कि भाई कोई भी पदार्थ है, लाइक कोई भी मान लो बल्ब भी तुमने गर्म कर दिया, लकड़ी की रॉड गर्म कर दी, आयरन रॉड गर्म कर दी, कोई भी फिलामेंट को गर्म कर दिया, तो वो हीट छोड़ता है। हीट मतलब ऊर्जा छोड़ता है, ऊष्मा छोड़ता है। और हीट जो है वो रेडिएशन के फॉर्म में, सन से भी आपको क्या मिल रही? गर्मी तो मिल रही है। तो वो गर्मी क्या है? उसको आप रेडिएशन बोलो, विकिरण बोलो। और ये जो विकिरण है, इनकी प्रकृति वेव नेचर है, लेकिन इनके दो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट। मतलब इनमें एक तो आपको मिलेगा विद्युत क्षेत्र, उसके परपेंडिकुलर मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र, और एक इनका होगा चलने का पाथ ऑफ प्रोपेगेशन। तो कोई भी कण जो है ना, एक तो उसके साथ तरंग जुड़ी हुई है, लेकिन अगर आपका कण जो है वो चार्ज्ड है, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो आवेशित है, एक्सिलरेटेड है, एक्सिलरेटेड मतलब त्वरित, यानी अगर वो चल रहा है तो वेग में परिवर्तन। तो हम कहेंगे हाँ, वृत्ताकार पथ में, हमने पहले ही देखा था, वृत्ताकार पथ में चलता है तो बार बार क्या होता है? घूमता है, तो वेग में परिवर्तन होता है, यानी एक्सिलरेटेड है, त्वरित है। तो ये कह रहा है अगर चार्ज्ड है, एक्सिलरेटेड पार्टिकल है, तो पक्का उसके साथ वेव है, उसके साथ तरंग है। अब आप मानो चाहे नहीं मानो, ठीक है। तो भाई अब जितनी भी बातें करेंगे ना, वो कोई भी चीज़ को कण मान के नहीं करेंगे, हम उसको तरंग मान के करेंगे। तो ले देखिए, आज हमें पढ़नी है वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव थियरी, तरंग सिद्धांत।
बात समझ में आ गई? तरंग को बीच में क्यों लिया? हम तो परमाणु संरचना पढ़ रहे थे, परमाणु के मॉडल पढ़ रहे थे, अचानक तरंग 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 की बात क्यों कर रहे हो? तो ये कह रहा है आवेशित त्वरित कण है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन भी आवेशित है, प्रोटॉन भी आवेशित है, बीटा भी आवेशित है, अल्फा भी आवेशित है। आवेशित तो सारे ही हमारे, न्यूट्रॉन को छोड़ के तो सभी आवेशित है। तो अगर कोई चार्ज जो पार्टिकल है और वो क्या है, दोलायमान है, वाइब्रेट कर रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, एक्सिलरेटेड हो रहा है, तो फिर पक्का है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विद्युत चुंबकीय। उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, विकिरण है ना, तरंग प्रकृति भी एसोसिएटेड है। अब हम पहले विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात कर लेते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, एक ही साइंटिस्ट है, नाम इसका पूरा है, इसने प्रपोज किया। तो ये है क्या, तो आज हम इसको पढ़ लेते हैं पहले। तो देखो, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति या विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नेचर या उनका वेव थियरी, तो ये प्रपोज किया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ठीक है, अब ये कह रहा है तरंग तो तरंग है ना। अगर मैं कोई वेव की बात करूं तो तुम कहोगे ना वेव तो कुछ ऐसे ही होती है। वेव क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने का जरिया है, तो वेव तो ऐसी। अब ये कह रहा है ये नॉर्मली तो वेव है। अब ये ऊपर वाला भाग समझ में आ रहा है ना इसका, ठीक है, इसको आगे भी पढ़ेंगे। तो ये एक तरंग है, ये जो टॉप पॉइंट है ना इसको हम बोलते हैं श्रृंग, क्रेस्ट, और ये जो बेसिक पॉइंट है इसको हम बोलते हैं गर्त। ठीक है, ये गर्त है और ये वाला गर्त है ना, ऊपर वाला श्रृंग है और ये भी क्या है, श्रृंग है। ठीक है, तो दो क्रमांगत श्रृंगों में तरंग बना दो। तो इसमें जो ये टॉप पॉइंट है इनके बीच का दूरी, इसको लैम्डा से डिनोट करते, या दो क्रमांगत गर्तों, यहाँ बना लेती हूँ, ये भी गर्त है, ये भी गर्त है, इनके बीच का दूरी, इसको भी लैम्डा लिख देती हूँ। और बच्चे लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे तरंग दैर्घ्य क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, ये सब पढ़ना ही है। तो तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा। तो तरंग की बात क्यों कर रही हूँ, समझ में आ गया? क्योंकि अब आपको मान के चलना है कि भाई ये जो भी इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन है, इनकी कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति आने वाली। तो तरंगे क्या है, तरंग प्रकृति क्या है ना। तो तरंग फिलहाल तो हम इस तरह से बनाते भाई, ये ऐसे जो बना दिया हमने स्पाइरल ऑर्डर में जो भी चल रहा है वो तरंग। एक्चुअली तरंग क्या है, तो मैंने आपको बोला एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने का जरिया है, ऊर्जा को आगे से आगे पहुंचाने का जरिया जो है वो वेव है। अब तरंग में इस तरह का स्ट्रक्चर अगर हम माने तो टॉप पॉइंट को हम श्रृंग कहते हैं, इसको गर्त कहते हैं। तो दो क्रमांगत कंटिन्यूअस श्रृंगों के बीच की दूरी लैम्डा और दो क्रमांगत गर्तों के बीच की दूरी भी लैम्डा। लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, वेवलेंथ बोलते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ लेते हैं, फिर इसकी बात करेंगे। तो हम कहेंगे कि भाई मैक्सवेल क्या कहता है कि अगर आप कोई फिलामेंट को गर्म करते हो, बल्ब को गर्म करते हो, रॉड को गर्म करते हो, या मान लो होली का दहन होता है तो गर्मी निकलती है। तो हम कहेंगे बल्ब भी गर्म होता ही है, लाइट काम करते करते क्या होती, गर्म हो जाती है ना। कोयले को गर्म करूँगा तो गर्मी तो छोड़ेगा ना। तो ये कह रहा है जो भी आपका ये जो भी आपने हीटिंग फिलामेंट है जिसको आपने गर्म किया है और ये गर्मी छोड़ रहा है, तो आप ऐसे मत बोलो गर्मी छोड़ रहा है, आप बोलो ये रेडिएशन छोड़ रहा है, विकिरण छोड़ रहा है, ऊष्मा छोड़ रहा है। ठीक है ना। अब ये जो विकिरण है ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। मतलब तो भाई ये तरंगे हैं एक तरह से, इनको हम विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलेंगे, क्योंकि ये जैसे इनका पाथ ऑफ प्रोपेगेशन है। मतलब ये अगर यूं चल रही है तो इसके 90 डिग्री में इनका इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके 90 डिग्री में इनका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। आई बात समझ में? जैसे ऐसे मान लो ये ऐसे चल रही है ना, आप अपना हाथ जो है 3 फिंगर्स, एक थंब और 2 फिंगर्स जो है इस तरह से करो। तो मान लो अगर विद्युत चुंबकीय विकिरण ऐसे चल रहे हैं, यूं चल, मान लो ये ऐसे चल रहा है ऐसे, ठीक है, तो इसके 90 डिग्री पे लंबवत हो गया है ना, इसके 90 डिग्री पे क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और इसके वापस 90 डिग्री पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। 3 कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और पाथ ऑफ प्रोपेगेशन, संचरण पथ। ठीक है, मान लेते 3 फील्ड है इसके अंदर। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्यों? क्योंकि इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता ही नहीं। अब मुझे बताओ, सनराइज होता है ना, क्या बोलते हैं अपन, सनराइज होता है सुबह सुबह, है ना, तो सूर्योदय का समय होता है, तो उस टाइम क्या होती है, तो हम कहेंगे सनराइज हुआ, एनर्जी मिल गई, धरती पे एनर्जी, सनलाइट आ रही, 8 मिनट के अंदर अंदर आपको पता है सनलाइट अर्थ पे आ जाती है ना। तो सनलाइट आई तो पूरी पृथ्वी जो है वो तपने लगी, गर्म हुई, तो हीट रेडिएशन तो वहाँ से है। जिस दिन सूरज नहीं निकला या बादल है या शाम का टाइम है तो आपको ठंडा फील होता है।
ठंडा क्यों फील हुआ? तो हम कहेंगे हीट आई नहीं, तो हीट वहाँ से आ रही है, तो वो रेडिएशन ही तो है ना। अब सन और अर्थ के बीच में कौन सा माध्यम है ना? धूप निकली, धूप आपके धरती पे पहुंच गई, 8 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाती है, तो उन दोनों के बीच में कौन सा माध्यम है? माध्यम तो नहीं, तब भी पहुंच जाती है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, आप सिर्फ तरंगे मत बोलो, तरंगे तो आपने जो पानी में पत्थर डाला उससे तरंगे उत्पन्न हुई, जो मैं बोल रही हूँ ध्वनि ऊर्जा है ना, ध्वनि तरंगे ये है, लेकिन इनको माध्यम चाहिए, लेकिन हीट को चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। तो ये क्यों नहीं चाहिए? तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से भी प्रभावित होंगी, चुंबकीय क्षेत्र से भी प्रभावित होंगी। इनमें खुद में 2 कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, और पाथ ऑफ प्रोपेगेशन, तरंग संचरण पथ के भी लंबवत है। तीनों एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, मान लेते हैं भाई इतनी बात। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि कोई भी फिलामेंट को गर्म करो तो वो हीट छोड़ता है, रेडिएशंस छोड़ता है, विकिरण छोड़ता है। ये विकिरण जो है ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है, क्योंकि इनमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है और संचरण पथ के भी लंबवत है। सेकेंड पॉइंट भी ठीक है। इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये भी ठीक है। चलेंगे किस स्पीड से? तो चलते हैं भाई लाइट की स्पीड से, प्रकाश के वेग से। और लाइट की स्पीड पता है कि आपको? स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं, और बच्चे स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, ये स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग से चलते हैं, और इनका वेग, तो भाई इनका वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसका थियरी, है ना। तो वेव समझ में आ गया, वेव पढ़ी क्यों रहे? क्योंकि वेव के बिना चलना नहीं है। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के कुछ पॉइंट्स। ऊर्जा किसी भी स्रोत से उत्सर्जित हो सकती है। आप रॉड को गर्म कर दो, फिलामेंट को गर्म कर दो, है ना, बल्ब जिसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करती है उसी को फिलामेंट बोल रहे हैं ना। तो लगातार विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होगी, इसे रेडिएंट एनर्जी, विकिरण ऊर्जा कहते हैं। अब भाई ये रेडिएंट एनर्जी है, ये सेम है जैसे सन से जो एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी और ये एनर्जी सेम है ना। तो हम कहेंगे अगर एनर्जी सेम है तो उसको तो चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं, तो इसको चलने के लिए भी कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो हम कहेंगे विकिरण में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते, दोनों एक दूसरे के लंबवत दोलन करते, और दोनों विकिरण के प्रसार की दिशा के भी लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पथ, पाथ ऑफ प्रोपेगेशन, तरंग संचरण पद, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर है। देन तो विकिरणों में तरंग गुण होते हैं, और ये किस स्पीड से चलेगी? तो हम कहेंगे तो प्रकाश के वेग से चलते। प्रकाश का वेग हमने लिख दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस गति से तो ये यात्रा करते। अब इन तरंगों को संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल सन की जो रेज है अंतरिक्ष के माध्यम से हम तक पहुंच जाती है, तो सन और अर्थ के बीच में क्या है? स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं है, कोई हवा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है, तब भी ये हम तक पहुंच जाती है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी हमने मान लिया। थोड़ी देर में हम मानेंगे इलेक्ट्रॉन भी क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रकृति रखता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह बिहेव करता है। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। हालांकि ये स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चलेगा, है ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से चल रहा है, इससे ज़्यादा चल रहा है, लेकिन इसमें भी आपको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट मिलेगा। ये भी तरंग प्रकृति दर्शाएगा, ये फिक्स है। ठीक है, अब कैसे? तो देखो यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है। अब हम वेव के कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो बच्चे वेव क्या? तो हम कहेंगे देखो वेव में होगा तरंग दैर्घ्य, है ना, तरंग दैर्घ्य, शॉर्ट में तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। अब वेवलेंथ बोल दो यहाँ तो, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होता है? तो हम कहेंगे देखो जैसे हमने ये तरंग बनाई थी ना, तो ठीक है भाई ये तरंग है, और इस तरंग में 2 क्रमांगत श्रृंगों के बीच की दूरी या 2 क्रमांगत गर्तों के बीच की दूरी, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, है ना। तरंग दैर्घ्य लैम्डा से डिनोट करेंगे। अब इसका मात्रक जो है, तो भाई ये दूरी है ना, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? तो हम कहेंगे दूरी तो मीटर में, सेंटीमीटर में, ऐसे ले लो, है ना। और हम तो बहुत छोटे माइन्यूट लेवल पे बात कर रहे हैं, तो दूरी हमें मिलेगी एंगस्ट्रॉम में।
ठीक है, तो भाई 1 एंगस्ट्रॉम में तो हम कहेंगे 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। या फिर हमें मिलेगी नैनोमीटर में, तो बच्चे नैनो मतलब 9, और बहुत छोटे लेवल पे बात हो रही है तो -9, तो 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। देन आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, तो तरंग की आवृत्ति को हम बताएंगे कि भाई 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो गई, है ना। 1 सेकंड में कितनी वेव्स जो है वो एक पॉइंट से क्या हो गई, पास हो गई, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या फ्रीक्वेंसी जैसे मान लो वर्ताकार पथ है, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा लिए, 1 लगा लिए, 2 लगा लिए, 3 लगा लिए, 4 लगा लिए, तो वेव्स ही तो है। तो ये कितनी वेव्स बन रही है उसको बता दो, टाइम के अंदर बता दो, है ना। 1 सेकंड में 10 वेव्स बन गई तो 10 सेकंड इनवर्स आवृत्ति, 1 सेकंड में 10 तरंगें बन गई, है ना। तो कितनी वेव्स जो है 1 सेकंड में एक बिंदु से कितनी तरंगें जो है वो पास हो जाती है, गुजर जाती है, उसको हम आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति को हम न्यू, आवृत्ति को किससे दर्शाएंगे, न्यू, है ना, NU लिखा है ना, न्यू बोलेंगे, न्यू। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करेंगे, और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज बोल दो। हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में 1 साइकिल मान लो, 1 चक्कर प्रति सेकंड, उसको हम हर्ट्ज बोल देंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्लियर, हर्ट्ज में आवृत्ति, 1 सेकंड में कितनी वेव्स जो है वो पास हो जाती है, प्रति सेकंड तरंगों की संख्या, उसको आप आवृत्ति बोल दो, है ना। 2 क्रमांगत शंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य बोल दो। अब तो हम कहेंगे ऐसे तो तरंग संख्या भी है, आयाम भी है ना। वेग, वेग तो क्लियर है, एक तरंग के वेग को तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई रेखिक दूरी के रूप में। भाई वेग बताओ, तो वेग क्या होता है, दूरी बटा समय। अब इस बार चल कौन रहा है, इस बार कोई कण तो है नहीं, इस बार क्या है, तरंग है। तो भाई 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, इसको हम बोलेंगे वेग, और इसको हम c से डिनोट करते हैं। और प्रकाश का वेग तो हमने लिख ही रखा है, स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो भाई प्रकाश के वेग से चलती। अब प्रकाश का वेग क्या है, तो बच्चे प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अभी बताऊंगी मैं तुम्हें, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल, इंफ्रारेड, वो, ठीक है ना। ये सारी तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगें मानते हैं। कैथोड रेस को नहीं मानते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एनोड रेस को नहीं मानते, ठीक है ना। तो अभी बताऊंगी मैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलो ठीक है, प्रकाश का वेग तो हम कहेंगे इतना होता है, और वैसे वेग क्या होता है, तो 1 सेकंड में किसी तरंग द्वारा तय की गई रेखीय दूरी। नाउ आयाम, तो बच्चे आयाम क्या है कि जैसे मान लो मैंने ये तरंग बना दी, है ना। तो अब अगर ये तरंग है तो इसमें या तो तुम बोलो श्रृंग की ऊंचाई, श्रृंग की ऊंचाई, या फिर तुम बोलो गर्त की गहराई। तो बेटा श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई दोनों ही क्या है, दोनों ही आयाम है, एम्पलीट्यूड है। तो ऊंचाई भी लंबाई में आएगी, लेंथ की, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम जो भी बोलो, और गहराई भी लेंथ आएगी, दूरी आएगी, ठीक है। तो लंबाई और लंबाई की इकाइयों में इसको व्यक्त करते हैं, अब चाहे मीटर हो, सेंटीमीटर हो, नैनोमीटर हो, एंगस्ट्रॉम हो, ठीक है। तरंग संख्या, अब तरंग संख्या क्या है कि आप है ना लेंथ, 2 पॉइंट फिक्स कर दो, ये 2 पॉइंट फिक्स कर दो, ठीक है। मान लो 1 मीटर दूरी फिक्स कर ली। अब इसके बीच में बनने वाली तरंगें कितनी हैं, है ना। तो देखो अगर तरंग दैर्घ्य यानी ये चीज बड़ी है ना, तो तरंगें कम बनेंगी। नहीं, स्लाइड लेके समझाती हूँ। देखो अगर मैं 2 पॉइंट फिक्स कर लूँ, ये 1 मीटर की दूरी फिक्स कर लेती हूँ, ये है ना, ये भी 1 मीटर की दूरी और ये भी 1 मीटर की दूरी। अब अगर तरंग दैर्घ्य बड़ा है, लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा है, तो तरंगों की संख्या तो मैं कहूँगी देखो 1 तरंग बनी और 2 तरंग बनी। लेकिन अगर तरंग दैर्घ्य छोटा है ना, देखो लैम्डा का मान कम है, तो तरंगों की संख्या ज़्यादा बनेगी, है कि नहीं। दूरी तो फिक्स थी ना भाई, देखो ये और ये, लेकिन यहाँ लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा है, लैम्डा बड़ा था तो तरंगें कम थी। और सेकंड वाले केस में दिख रहा है ना, ये देखो ये लैम्डा छोटा है बेटा, है ना, लैम्डा की वैल्यू कम है। तो अगर लैम्डा कम है तो तरंग संख्या न्यू बार, तरंग संख्या को दर्शाएंगे न्यू बार, ये ज़्यादा होगा। और लैम्डा बड़ा है ना, लैम्डा का मान ज़्यादा है, तो तरंगों की संख्या कम बनेगी, तो न्यू बार की वैल्यू क्या होगी, कम होगी।
अब संख्या ही तो है, तो कितनी बनेंगी वो सब लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। तो न्यू बार बराबर 1/λ, न्यू बार बराबर 1/λ। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, फिर क्या है तुम्हारे पास? न्यू बार तरंग संख्या है ना, तो तरंग संख्या 1 मीटर लंबाई में मौजूद तरंगों की संख्या। ठीक है, अब यह तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम के बराबर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो भाई इसे बार न्यू लिखा है, देखो है ना, ये बार न्यू मतलब न्यू बार। ठीक है, न्यू बार के रूप में व्यक्त करते हैं, है ना। बार न्यू मतलब आप इसको ऐसे लिखो, इसे न्यू बार के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, वापस देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने। तो हम कहेंगे सबसे पहले तरंग दैर्घ्य, फिर आवृत्ति, है ना। सबसे पहले हमने पढ़ लिया तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ यानी कि आवृत्ति। तो बच्चे तरंग दैर्घ्य बोलो, वेवलेंथ बोलो। तरंग दैर्घ्य लैम्डा, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, है ना, मैंने सेम तो नहीं बोल दिया। तरंग दैर्घ्य लैम्डा। तो हमने कहा कि भाई आप एक तरंग बना दो और इस तरंग में जो टॉप का पॉइंट है ये श्रृंग है, बेसिक पॉइंट गर्त है, और 2 क्रमांगत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी या तो ये या ये लैम्डा है, तरंग दैर्घ्य है। फ्रीक्वेंसी बता दो, आवृत्ति बता दो। तो देखो आवृत्ति को हम न्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, अब आवृत्ति यानी कि भाई मैंने ये एक पॉइंट फिक्स कर रखा है और टाइम ले लेता हूँ, है ना। तो इस पॉइंट में देखो, मान लो अगर मैं ये एक वेव बोलूँ, तो अगर ये लैम्डा बड़ा है ना, तो ये वेव क्या निकलेगी? मान लो 1 सेकंड में 1 निकली, और छोटी वेव ले लो, ऐसे ले लो, तो फिर इस पॉइंट में 1 सेकंड में क्या होगी? वेव्स ज़्यादा निकल जाएंगी। तो 1 सेकंड में एक पॉइंट से कितनी तरंगें गुजर जाती है, खट 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 खट, है ना। जैसे पानी में पत्थर फेंका तो तरंग बनती है ना। अब वो तुम देखो 1 सेकंड में कितनी बनी? 1 बनी, 2 बनी, 3 बनी, 4 बनी। तो जितनी ज़्यादा वेव्स बना लोगे ना, तो फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। तो हम कहेंगे देखो, मान लो मैं 2 वेव्स बना के दे दूँ तुम्हें, है ना। मान लो एक तो मैंने ये वेव बनाई और एक मैंने ये वेव बनाई। ठीक है, तो तुम क्या कहोगे? यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तेज चल रही है ना, तो तुम कहोगे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और यहाँ तुम कहोगे फ्रीक्वेंसी कम है। तो बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ लैम्डा ज़्यादा है ना, यहाँ लैम्डा ज़्यादा है, यहाँ लैम्डा क्या है? कम है। यहाँ लैम्डा ज़्यादा है, यहाँ लैम्डा क्या है? कम है। और अगर लैम्डा ज़्यादा था तभी तो तुमने कहा न्यू कम है, फ्रीक्वेंसी कम, और यहाँ लैम्डा कम था तभी तो तुमने कहा न्यू ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा है। बस, तो कुल मिला के फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जो है वो लैम्डा के इनवर्स होती है। आवृत्ति जो है वो लैम्डा की इनवर्स होती। अब ध्यान से देखो, आवृत्ति का मात्रक तो है सेकंड इनवर्स, है ना। आवृत्ति का मात्रक क्या है? सेकंड इनवर्स। तो यहाँ, और लैम्डा का मात्रक क्या है? तो मान लो सेंटीमीटर। ठीक है, तो न्यू इंटू लैम्डा एक कांस्टेंट माना जाएगा, है ना। न्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ। न्यू इंटू लैम्डा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये सेकंड इनवर्स है, ये सेंटीमीटर है, यानी सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। तो ये जो कांस्टेंट आएगा ना, इसका मात्रक सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। तो सेंटीमीटर मतलब दूरी बटा समय, सेकंड इनवर्स सेंटीमीटर बटा सेकंड, दूरी बटा समय, और दूरी बटा समय तो वेग होता है, और वो तरंग वेग, क्योंकि लैम्डा तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, न्यू क्या है? आवृत्ति, तो ये कांस्टेंट क्या है? तरंग वेग, यानी कि न्यू लैम्डा बराबर c। c क्या है बच्चे? तो हम कहेंगे c है प्रकाश का वेग, है ना। c क्या है? तो c है प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट। और हमारा एक फॉर्मूला और तैयार हो गया, न्यू बराबर c/λ। ठीक है, न्यू बराबर c/λ। और न्यू बार बराबर, तो न्यू बार बराबर 1/λ। ये 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, न्यू बराबर तो हम कहेंगे c/λ, और न्यू बार बराबर तो हम कहेंगे 1/λ। सारे पॉइंट क्लियर है ना आज की क्लास के? कुछ है ही नहीं खास, है ना भाई। हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे आने वाले टाइम में। क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स विज्ञान की वो शाखा है जो न्यूटन के गति के नियमों को सही मानती। अब न्यूटन के गति के नियम इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा ना लगने वाले,
वो तो बड़े आकाशीय पिंडों पे लगने वाले, हम पे लगने वाले, है ना भाई। कोई अगर वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक बाह्य वेग नहीं, बाह्य फोर्स नहीं लगा दिया जाए। तो ये सब बातें क्या है, न्यूटन्स लॉ, गति के नियम। तो गति के नियम तो क्या होते हैं, बड़े पिंडों पे लगते हैं, है ना। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे तो सेट नहीं हो रहा था। अब हमने कहा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे न्यूटन्स लॉ इसलिए सेट नहीं होते क्योंकि जो बिल्कुल छोटे छोटे कण हैं जिनको हम देख भी नहीं पा रहे, एक्चुअली वो इतने ज़्यादा एनर्जेटिक है, इतनी जल्दी जल्दी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं कि वो कणीय स्वरूप में पॉसिबल नहीं है। इतनी जल्दी एनर्जी ट्रांसफर करना वेव फॉर्म में पॉसिबल है। तो अब आप तरंगों के बारे में जानो। तो तरंग, तो हमने एक नॉर्मली तरंग बनाई है ना, रिपल्स, जो पानी में तरंगे उठती हैं, हम तो उनके बारे में जानते थे। तो हमने कहा तरंग भी एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका है। अब तरंग की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो मैंने कहा भाई अगर तरंग ऐसे बनाते हो तो ऊपर वाला पॉइंट श्रृंग है, नीचे वाला गर्त है। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी कंटिन्यूस, या दो क्रमांगत गर्तों के बीच की दूरी, वो तरंग दैर्घ्य है। एक सेकंड में कितनी तरंगे पास हो जाती है एक बिंदु से, है ना, प्रति सेकंड तरंगों की संख्या, टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स, तो वो आवृत्ति है। दो बिंदुओं के मध्य कितनी तरंगे बनती हैं, तो दो बिंदु के बीच की दूरी फिक्स कर लो, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर में कितनी तरंगे बनती है, उनको तरंग संख्या कहते हैं, न्यू बार। फिर तरंग में श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई, उसको आयाम कहते हैं। क्लार्क मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत, तो हम कहेंगे अगर कोई पिंड है, फिलामेंट है, रॉड है, उसको गर्म करते हैं तो वो विकिरण छोड़ता है, यानी ऊष्मीय ऊर्जा छोड़ता है। लेकिन ये विकिरण ऊर्जा ऐसी है कि ये लाइट की स्पीड से चलती है, 3 × 10⁸ इस स्पीड से चलती है। इसको चलने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है, इसमें मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं और तरंग संचरण पथ के भी लंबवत होते हैं। तो फिर ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उस पर क्यों अप्लाई कर रहे हो। तो हम कहेंगे जो चार्ज्ड गतिशील पार्टिकल है, आवेशित त्वरित कण है, उसमें भी जब वो चलता है, जब वो वेव बनाता है, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए कुछ बातें हम उस पर भी अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन से होते हैं ये भी बता दो, तो इस पर क्वेश्चन बनता है बच्चों। कोई भी कंपटीशन हो इस पर क्वेश्चन बनेगा। मान लो तुमसे कहेगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम बता दो, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो बच्चे जो हमारे EMR है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, विद्युत चुंबकीय विकिरण को क्या करना है, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में। अब तुमने अभी तो पढ़ा था फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगा, तो या तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में या फिर लैम्डा के घटते क्रम में। तो आवृत्ति के बढ़ते क्रम में या लैम्डा के घटते क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है, व्यवस्थित करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम लिखा है लास्ट में ना, स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। अब बताओ भाई कौन कौन से विद्युत चुंबकीय विकिरण है, तो हम बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पूछ रहे हो, तो देखो तुम ऐसे याद रखना, राम, हिंदी है ना तो हिंदी वाले बच्चे ऐसे याद रखेंगे, राम श्याम, ठीक है, राम श्याम और दुष्ट पर XY कोण, राम श्याम और दुष्ट पर XY कोण। अब ये क्या है भाई, राम, तो बच्चे राम मतलब रेडियो वेव्स, है ना, R है ना, तो R मतलब राम यानी रेडियो तरंगे। सबसे बड़ी वेवलेंथ, सबसे बड़ा लैम्डा इसी का ही है, ठीक है, रेडियो तरंगे। श्याम मतलब सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव्स,
ठीक है, सूक्ष्म तरंगे, ठीक है, और है ना, और मतलब अवरक्त, अवरक्त विकिरण, है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन, अवरक्त तरंगे, ठीक है। दुष्ट, दुष्ट मतलब दृश्य, दृश्य विकिरण, विजिबल रेज, दृश्य तरंगे। पर मतलब पराबैंगनी, ठीक है, पर मतलब अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी तरंगे। फिर क्या है, एक्स वाई कौन, तो यहां लिख रही हूं, एक्स मतलब एक्स रेज, वाई मतलब गामा रेज, गामा किरणें, और कौन मतलब कॉस्मिक, समझे मेरी बात, कौन मतलब कॉस्मिक तरंगे, कॉस्मिक रेडिएशंस, ठीक है। तो राम श्याम और दुष्ट पर एक्स वाई कौन, तो जैसे जैसे तुम नीचे उतर रहे हो ना, तो लैम्डा का मान घट रहा है ना, न्यूनतम लैम्डा कॉस्मिक तरंगों का, और आवृत्ति का मान बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रही है। तो सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंगे कॉस्मिक खतरनाक होती है, सन के आसपास होती है, सन रेडिएशंस होते हैं ना वहीं आसपास होती है, धरती पे नहीं आती है। धरती पे आएगी ना तो आदमी पूरा है ना, उसका बॉडी खत्म हो जाएगा, कैंसर हो जाता है, इतनी तेज होती है, जल जाता है एक तरह से, ठीक है। गामा रेज भी हाई स्पीड, हाई रेडिएशन, हाई एनर्जी रेडिएशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। एक्स किरणें आप समझ गए, है ना, एक्स किरणें। फिर सबसे न्यूनतम ऊर्जा वाली या अधिकतम लैम्डा किसका है, तो रेडियो तरंगों का, है ना। सबसे ज्यादा लैम्डा किसका है, तो तुम बोलोगे रैम का, ठीक है। तो लैम्डा रेडियो, रेडियो मतलब रेडियो वेव सबसे ज्यादा। फिर राम श्याम, श्याम मतलब क्या था, सूक्ष्म, लैम्डा माइक्रो, ठीक है। फिर राम श्याम और अवरक्त, ठीक है, और दुष्ट यानी दृश्य, ठीक है, पर यानी पराबैंगनी, ठीक है। फिर क्या था, पर एक्स वाई कौन, तो फिर आएगा लैम्डा एक्स रेज, फिर आएगा लैम्डा गामा रेज, गामा किरणें, और फिर आएगा लैम्डा कौन यानी कॉस्मिक रेज, ठीक है। तो रेडियो तरंगों का लैम्डा मैक्सिमम यानी फ्रीक्वेंसी मिनिमम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति और लैम्डा तो इन्वर्स होते हैं ना, तो ये लैम्डा का घटता क्रम है, आवृत्ति का बढ़ता क्रम लिख दो भाई। सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी, न्यू रेडियो, है ना। रेडियो से ज्यादा आवृत्ति तो आपको मिल जाएगी किसकी, तो हम कहेंगे न्यू माइक्रोवेव्स। इससे ज्यादा तो बेटा न्यू अवरक्त, अवरक्त यानी इंफ्रारेड। इससे ज्यादा न्यू दृश्य, दृश्य यानी विजिबल। इससे ज्यादा तो न्यू यूवी, अल्ट्रावायलेट। आगे बढ़ो तो भाई न्यू एक्सरेज, है ना। और आगे बढ़ो तो न्यू गामा रेज, और आगे बढ़ो तो न्यू कॉस्मिक रेज। सबसे ज्यादा रेडिएशन, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन कौन से, कॉस्मिक रेज। अब आगे बढ़ोगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी एनर्जी। आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा खतरनाक रेडिएशन, सबसे ज्यादा ऊर्जावान रेडिएशन, तो आंसर है कॉस्मिक रेज। मिनिमम, है ना। रेडियो वेव्स जो आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो ना, टेलीफोन वाली जो तरंगे, है ना, या एफएम सुन रहे हो, कहाँ गाना आपका जयपुर में चल रहा है आप चला रहे हो, या टीवी का मैच देख रहे हो, वो सब रेडियो वेव चलती तो लाइट की स्पीड से है ना। दुनिया के कोई कोने में मैच हो आपको दिख जाएगा। 2-4 सेकंड का है ना, 7 सेकंड का टाइम लैग होता है क्रिकेट मैच, और अपने उस पर टीवी में 8 सेकंड का लैग होता है, ठीक है ना। लेकिन चलती है लाइट की स्पीड से। टेलीकास्ट वगैरह करने का जो टाइम है वो थोड़ा टाइम लैग तो आएगा ही सही, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जावान कॉस्मिक, न्यूनतम ऊर्जावान रेडियो वेव तो खतरनाक नहीं होती, बट टीवी देख के कौन सा आदमी मर जाता है ना। लगातार आप इतने रेडिएशन के संपर्क में रहते हो तो उतना कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक। अब चलो इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहले हमारे एनसीईआरटी के लेंगे, फिर मैं तुम्हें डीपीपीस कराऊँ, है ना। एक बार क्या बेस क्लियर हो जाए कि हाँ चैप्टर मुझे आता है भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब इससे भी हाई लेवल का पढ़ रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बेसिक ये आना चाहिए। ये आता है तो आगे चीज़ें आने लग जाएंगी, ठीक है। तो चलो
क्वेश्चन है आपके पास, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का विविध भारती स्टेशन 1.368 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। तो बच्चे आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 1.368, किलो लिखा है तो 1000 लिखना बनता है, किलो लिखा है ना, तो किलो मतलब क्या हुआ, किलो हटाऊंगी तो 1000, और बाकी तो मुझे हर्ट्ज चाहिए ना, साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो 1368 हो गई कि हर्ट्ज आवृत्ति का आपका प्रसारण। फिर ट्रांसमीटर द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा ज्ञात कर लो। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय विकिरण के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखो अब तुम रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव की बातें तो कर रहे हो, वैसे तो हम आंसर निकाल लेंगे, लेकिन वैसे भी देख लो ना, ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो वेव्स ही तो है, ये टीवी देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, एफएम सुन रहे हो, ये सब क्या है, रेडियो वेव्स है। ठीक है, टेलीफोनिक वाला। तो अब देखो तुम्हें न्यू दिया है, लैम्डा निकालना है, तो हमें तो फॉर्मूला पता ही है ना, न्यू बराबर सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे सी बाय न्यू। सी क्या है, तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 × 10⁸। न्यू कितना है, तो भाई न्यू है 1.368 × 10⁻3, 1000 है ना, सॉल्व कर लो। तो ये काट देते हैं हम, 10⁸ और 3 कट गए, तो तुम्हारे पास कितना बचा, 10⁵। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। लैम्डा बराबर कितना आ गया, 3 लाख अपॉन 1.368। इसको भी उड़ा देती हूँ, 1 2 3 और आ गए। ठीक है, तो मैं 3000 अपॉन 1368 कर लूँ, है ना, 3000 डिवाइडेड बाय 1368, तो ये है 2.19 इंटू 10⁵, और मीटर में। अब इतनी बड़ी तरंग दे रही है, 10⁵, 1 लाख, मतलब एक शंख यहाँ बन रहा है तो 1 लाख मीटर दूर पे बन रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी तरंग है जिसका लैम्डा बहुत बड़ा है। तो सबसे बड़ा लैम्डा तो अभी तो बड़ा था, लैम्डा रेडियो सबसे ज़्यादा होता है ना, तो हम कहेंगे लैम्डा रेडियो मैक्सिमम। और वैसे भी ये स्टेशन वाली विविध भारती स्टेशन रेडियो तरंगे ही है। ठीक है, तो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो रेडियो क्षेत्र से, हाँ रेडियो वेव्स है ये। ठीक है, ये चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखो, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य का परास बैंगनी, बैंगनी पे तो है 400 नैनोमीटर और लाल पे है 700 नैनोमीटर, तो आवृत्तियां निकालो। ठीक है भाई, देखो बैंगनी मतलब वॉयलेट रीजन है ना, और लाल मतलब रेड जोन, रेड रीजन। तो बैंगनी क्षेत्र में लैम्डा जो है बेटा वो है 400 नैनोमीटर, नैनो मतलब 10⁻⁻9, और रेड जोन में लैम्डा कितना है, तो वो है 750 नैनो, नैनो मतलब 10⁻⁻9। ठीक है, तो यहाँ पे भी लैम्डा आ गया, वहां पे भी लैम्डा आ गया। यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछी है न्यू रेड, तो मैं कहूँ, सॉरी न्यू रेड क्या, न्यू वॉयलेट है ना, तो मैं कहूँगी न्यू वॉयलेट पूछी है, तो न्यू बराबर क्या होता है, सी बाय लैम्डा। तो सी कितना है, 3 × 10⁸, लैम्डा कितना है 400 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, और वहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी न्यू बराबर सी बाय लैम्डा। सी स्पीड ऑफ लाइट अब तो याद होगी, 3 × 10⁸, और लैम्डा कितना है 750 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, इसका मात्रक भी आएगा सेकेंड इनवर्स, और इसका मात्रक भी आएगा सेकेंड इनवर्स। सॉल्व तुम्हें करना है, कर लोगे, छोटा मोटा क्वेश्चन है, क्लियर है, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है, वैसे भी बन जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, 5800 तरंग दैर्घ्य वाले पीले विकिरण की तरंग संख्या और आवृत्ति निकालो। तो बेटा 5800 एंगस्ट्रॉन्ग यानी लैम्डा है 5800, और एंगस्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻⁻9 मीटर। तो पहला क्या पूछा है, तरंग संख्या न्यू बार, और दूसरा पूछा है आवृत्ति यानी कि न्यू। ठीक है, निकालो। तो हम कहेंगे न्यू बार तरंग संख्या, 1 मीटर में तरंगों की संख्या, फॉर्मूला याद होना चाहिए मेन, तो न्यू बार बराबर 1/λ। ठीक है, अब 1/λ मतलब 1/5800,
इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। अब ऊपर चलो, तो 10 की पावर 9 अपॉन 5800, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिखती हूँ 100 इंटू 100 इंटू 10 की पावर 5 लिख सकती हूँ ना। टोटल तो 10 की पावर 9 है ना, तो 100 इंटू 100 इंटू 10 की पावर 5 और 5800। तो बोलो, कर लोगे? अब तो क्या करोगे, 2 0 तो यहाँ काट देते, 100 बटा 58 कर लेते, तो 100 अपॉन 58 तो तुम कर ही लोगे, वैसे भी कर लोगे, है ना। तो ये आ गया 1.72। तो न्यू बार बराबर 1.72 इंटू 10 की पावर 5 मात्रक। तो बच्चे 1 अपॉन लेमडा, लेमडा मीटर में, तो 1 अपॉन मीटर, तो मात्रक क्या, मीटर इनवर्स, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर इनवर्स। फिर पूछा है आवृत्ति निकालो, तो आवृत्ति न्यू, तो आवृत्ति होता है c बाय लेमडा, c है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 और लेमडा है 5800 इंटू 10 की पावर -10, सॉरी, अच्छा मैंने गलत कर दिया क्या, देखो 10 की पावर -9 नहीं, 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। अब कहाँ तक, चलो यार एक पाप कर लेते हैं, लंबे चुकाने पड़ते हैं। देखो 10 की पावर -10, अब मुझे क्या लिखना चाहिए था, 100 ई भी 10 की पावर 10, तो यहाँ लिखना चाहिए था 100 इंटू 100 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। 2 0 तो गए, 100 बटा 58 तो ये ठीक है, इसको क्या कर दूँ 1, हाँ बोलो, 10 की पावर 10 हो गया, 100 इंटू 10 की पावर 6 ये तो गया, तो 100 बटे 58 ही हो गया। अभी तक तो तुमने सोच लिया होगा यार मैडम छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हो, ठीक है। तो 10 की पावर 6, कोई मुझे लगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है, 5800 एंगस्ट्रॉन्ग है ना, इसलिए, ठीक है। यहाँ तक बैठ गया। अब इसको भी तो निकाल लें, तो ओके, तो न्यू इक्वल्स टू, तो देखो ये 2 0 और यहाँ के 2 0 काट लेते हैं, तो ये 10 की पावर 6, ठीक है। तो बाकी तुम्हें सॉल्व करना है, 10 की पावर 6, 10 की पावर -10 ऊपर ले लो, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 16, और 3 बाय 58 कर लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 58 करने पे तुम्हारे को मिला 5.17 हो जाएगा मेरे हिसाब से। 3 है ना, 300 ले लेती हूँ, चलो 300 और डिवाइडेड बाय कितना कर ले 58, हाँ 5.17, ठीक है। तो 5.17, 2 0 मैंने उधार ले लिए, ठीक है, 300 अपॉन 58, तो 5.17 हो गया, और 10 की पावर 4 और वो -10 गया, तो 10 की पावर -14 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, लैम्डा दे रखा है, एंगस्ट्रॉन्ग है, मैंने नैनोमीटर पढ़ लिया था, तो 10 की पावर सिखाया था ना, 1 एंगस्ट्रॉन्ग, क्या भाई 1 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर 10 की पावर -10 मीटर, है ना। और नैनोमीटर में था पिछला क्वेश्चन, तो वो तो दिया ही ना, 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ना है, सिंपल है, बना लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, जहाँ हम स्टडी करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फिर चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, है ना। तो लगभग 1-2 क्लास में आधा चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चैप्टर है, बेस से पढ़ेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे, ये नोट्स आपको हमेशा हेल्प करेंगे, है ना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।